मुजफ्फरनगर के रसूलपुर की रहने वाली एक लड़की स्कूल में पढ़ने जाती थी। तभी उसको एक विनीत नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो प्यार काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है और उन दोनों में ये भी बात हो जाती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। तो वो उनके घर वाले भी मान जाते हैं और जो लड़की का मामा होता है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि हाँ, मैं तेरी शादी विनीत के साथ करवाऊँगा। वो यही कहता है कि मैं तेरी शादी इसके साथ नहीं करवाऊँगा और वो काफ़ी पंगे करता है लड़की का मामा। तो उसने हिमांशी को किसने मारा और विनीत ने किसके ऊपर आते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम दोस्तों एक 28 साल की हिमांशी जिसको मोहब्बत हो जाती है विनीत नाम के लड़के से। वो दोनों साथ में स्कूल जाते थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और प्यार के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी करने का वादा कर लेते हैं। तभी ये बात उनके घर वालों को पता चलती है और लड़की की माँ इस बात को मान जाती है कि हाँ ठीक है, मैं अपनी बेटी की शादी विनीत तेरे ही साथ करूँगी। तब विनीत भी खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। लेकिन वहीं लड़की के मामा को ये बात खलती नहीं है कि हाँ, इस तरह से ये काम क्यों हो रहा है और मेरी भांजी किसी दूसरे की तरफ क्यों जा रही है। मैं अपने ही लड़के से अपनी भांजी की शादी कराऊंगा। वो इस तरह की सोच रखता था। तो 12 साल पहले हिमांशी के जो पिता होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं और उनके हिस्से की जो 33 बीघा ज़मीन होती है वो हिमांशी की माँ और हिमांशी के नाम आ जाती है। तब हिमांशी के मामा उन दोनों को अपने घर रख लेते हैं और रखने के बाद वो कहते हैं कि तुम्हारा ससुराल में गुजारा नहीं है, तुम मेरे घर आ जाओ। तब उसमें से 22 बीघा ज़मीन समथिंग 125 करोड़ की वो ज़मीन बेचकर कुछ पैसा वो हिमांशी की माँ को दे देता है, यानी कि अपनी बहन को दे देता है, और उसमें से आधा पैसा वो हड़प लेता है उसका मामा। और जो जेवरात होते हैं वो हिमांशी की माँ अपने भाई के पास रख देती है। तब जब ये बात उसके मामा को अच्छी नहीं लगती है तब दोनों एक दूसरे के साथ जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जब ये बात उसके मामा को पता चली कि इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया है तब हिमांशी के जो मामा होते हैं वो और ज़्यादा घर में गदर काटते हैं, लड़ाई लड़ते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। तब उनके रीति रिवाज के मुताबिक शादी तय हो जाती है। 12 नवंबर को ये शादी होने वाली थी। 12 नवंबर से पहले शादी की खरीदारी लोग करने जा रहे थे और जो हिमांशी और विनीत की शादी थी वो हिमांशी की मौसी के घर रखी गई थी कि जितने भी प्रोग्राम होंगे बस सारे हिमांशी की मौसी के घर से होंगे। तो उसकी मौसी भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है कि ठीक है, मेरे घर से सारे प्रोग्राम होंगे, मैं इस बात को एक्सेप्ट करती हूँ। तब हिमांशी एक दिन विनीत को कॉल करती है कि ठीक है, हम मुजफ्फरनगर जाएंगे और वहाँ से शॉपिंग करेंगे। तब वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। तब उससे पहले वो अपने मामा से कहती है कि मामा, जो हमने जेवर आपको दिए हैं वो हमें वापस कर दो। तब उसका मामा वो जेवर वापस करने को नहीं कहता और कहता है कि वो जेवर जितने भी हैं वो सारे चोरी हो चुके हैं और वो जेवर उसके मामा ने हड़प लिए थे। वो सिर्फ झूठ बोल रहा था कि वो जेवर चोरी हो गए। तब इसी बात को लेकर उनके घर में काफ़ी बवाल फैला। बवाल फैलने के बाद उसने विनीत को कॉल किया और विनीत से कहा कि मामा, काफ़ी ज़्यादा घर में लड़ाई लड़ रहे हैं और मेरे जो जेवर हैं मेरी माँ के वो हमें वापस नहीं कर रहे हैं और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद कॉल करती हूँ और तुम इंतज़ार करना मेरी कॉल का। ये बात हिमांशी विनीत से कहती है। तब विनीत 1 घंटा बीत जाता है, विनीत परेशान होने लगता है। तब विनीत हिमांशी को कॉल करता है और तब उसका जाता है, बार बार वो कॉल करता है फिर भी उसका फ़ोन ऑन नहीं होता है। तब एक पड़ोस का लड़का विनीत को कॉल करता है, हिमांशी के मामा के घर में मुझे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी है, शायद हो सकता है कि इनके घर में अभी झगड़ा हो रहा था, कहीं किसी के ऊपर किसी ने गोली तो नहीं चला दी। तब ये बात विनीत को पता चलती है और विनीत वहाँ से हिमांशी के मामा ने हिमांशी के ऊपर 2 फायर किए, एक पेट पर गोली मारी और एक पीछे पीठ पर गोली मारी। हिमांशी वहीं पर मर गई और जो हिमांशी के ममेरे भाई होते हैं वो कार में डालकर हिमांशी को कहीं फेंकने ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही कार में डालते हैं कुछ दूर जाकर
वो कार वहीं खड़ी कर देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। माँ और बाप और बेटे दोनों ही फरार हो जाते हैं। तब विनीत वहाँ से आता है और गांव वाले उस कार के पास इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। इकट्ठा खड़े होने के बाद उसमें देखते हैं कि इसमें तो हिमांशु की लाश पड़ी है। तब जो गांव के लोग होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं, कहते हैं हमें कार में हिमांशु की लाश मिली है और जो कार है वो उसके मामा की है। तब वहाँ पर पुलिस आती है। पुलिस लाश को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तब पोस्टमार्टम में ये नज़र आता है कि हिमांशु के ऊपर 2 फायर किए गए हैं। उसके ऊपर 2 बार गोली चलाई गई है, एक पेट पर और एक पीठ पीछे। तब पुलिस हिमांशु के मामा के घर जाती है और वहाँ से 2 लेडीज़ को गिरफ्तार कर लेती है और जो जेंट्स होते हैं वो घर से फरार हो गए थे हिमांशु को छोड़कर। जो पैसे थे वो भी हिमांशु को नहीं दे रहे थे उसके मामा ने। जब अपनी इन्वेस्टिगेशन करी तो पुलिस को हिमांशु की माँ ने बताया कि मेरे पति 12 साल पहले मर चुके थे और वो इतनी ज़मीन छोड़कर गए थे। उसमें से मेरे भाई ने 22 बीघे ज़मीन 125 करोड़ की बेचकर उसमें से भी पैसा हड़प लिया और जो हमारे जेवर थे वो भी हमें वापस नहीं कर रहे थे। हिमांशु की मैं 12 नवंबर को शादी करने वाली थी। तभी वहाँ पर विनीत आ जाता है और विनीत डायरेक्ट ये आकर कहता है कि ये काम किसी और ने नहीं किया है, ये हिमांशु के मामा ने ही किया है, क्योंकि वही मुझे और हिमांशु को धमकी देते थे कि मैं ये शादी तुम दोनों की नहीं होने दूंगा, चाहे भले ही कुछ हो जाए। तब पुलिस ने FIR दर्ज करी। दर्ज करने के बाद उन लेडीज़ को हिरासत में लेकर उन्हें थाने ले गए। थाने ले जाकर उनको जेल भेज दिया और जो हिमांशु के मामा और उसके मेरे भाई हैं वो घर से फरार हैं। फिलहाल अभी पुलिस को हाथ नहीं लगा। इस बात को लेकर काफ़ी परेशान हो चुका था। तब विनीत को हिमांशु की माँ ने दिलासा दिया कि बेटा अब जो होना था वो हो गया और अब हम क्या कर सकते हैं। तब विनीत ने कहा मैं इनको जेल भिजवा कर रहा हूँ। तो इस तरह से मामा इन दोनों के प्यार में दखल अंदाजी कर रहा था और उसने इन दोनों के बीच शादी नहीं होने दी, चाहे भले ही उसने कुछ भी किया। उसने अपनी भांजी को अपने रास्ते से हटा दिया। विनीत को और हिमांशु को अलग कर दिया। वो इन दोनों को पहले से ही मिलने नहीं देता था और उसने इस तरह से छुटकारा पाना चाहा कि हाँ ये दोनों एक दूसरे से जुदा इस तरह हो सकती हैं, मैं हिमांशु की जान ले लूँ। तो उसने अपनी भांजी की जान ले ली। कौन भला ऐसा करता है कि हाँ अपनी भांजी की जान ले ले। अब उसने ये सब पैसे के खातिर किया। उसको पैसा मिला लेकिन उसका भी घर बर्बाद हो गया और उसने एक नहीं 3 घर बर्बाद किए हैं। हिमांशु ने अपना एक अलग मकान भी बना लिया था ज़मीन लेकर, वो उसमें जाना चाहती थी, लेकिन हिमांशु का मामा जो था वो उनको जाने नहीं देता था, क्योंकि उसको पैसे का लालच आ गया था और वो पैसे और जो ज़मीन बची थी वो भी वो सब हड़पना चाहता था। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए शब ब खैर।